नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड के पेपर कोड F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा, और कला समेकित शिक्षा के यूनिट 1 में यानी कि इकाई 1 में सबसे अंतिम आपका टॉपिक है। अंतिम टॉपिक पर हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को पढ़ना है प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव। आज का हमारा टॉपिक यह है प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव। आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे, आप सभी हेडिंग देंगे प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समेकित शिक्षा का जुड़ाव कैसे कर सकते हैं, ये आपको हेडिंग देना है। आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप जो आपका प्राइमरी लेवल का स्तर है, प्राइमरी लेवल पर आप उसके करिकुलम में, उसके सिलेबस में कला समेकित शिक्षा को आप कैसे जोड़ कर देखेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम विशेष रूप से बात करते हैं और समझते हैं कि वो तरीका क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न समितियों के द्वारा जो आर्ट का सिलेबस था, आर्ट का जो करिकुलम है, उसको स्थान दिलाने के लिए उनकी अनुशंसाएं क्या क्या थी। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा समिति, उसके अलावा आपका है भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण। तो इन सब के द्वारा जो है कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, इसके बारे में भी हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ आप वीडियो देखते हुए आप साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे ताकि आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। चलिए इसमें आप लिखते हैं, इसमें आप लिखना शुरू करेंगे कि विद्यालय परिसर। आपको लिखना है विद्यालय परिसर या फिर बाहरी वातावरण में बालक क्या करते हैं, करके सीखते हैं। करके सीखने का अर्थ क्या हुआ, यानी कार्य करके, कोई काम करके बच्चे के द्वारा कुछ सीखा जाता है, यानी बच्चे सीखते हैं। तथा विद्यालय प्रांगण के बाहर बालक को भिन्न भिन्न अनुभव भी प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें हम सीखने का अनुभव कहते हैं। किसी विशेष विषय के माध्यम से इन सीखने के अनुभव को नियोजित, क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध रखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम में आप बोल सकते हैं किसी विशेष विषय के, आपको लिखना क्या है, किसी विशेष विषय के माध्यम से इन सीखने के अनुभव को नियोजित, क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध रखने के ढंग को ही, यानी कि रखने के तरीके को ही आप क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, फिर करिकुलम कहते हैं। किसी विशेष स्तर के छात्रों के अध्ययन हेतु सभी पढ़ाए जाने वाले विषयों का जो आयोजन हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया आपको, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम उसे कहते हैं किसी विशेष स्तर के छात्रों के अध्ययन हेतु पढ़ाए जाने वाले विषयों का जो आयोजन हम करते हैं, हमारे द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो पाठ्यक्रम शब्द को जो है दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। आपका पाठ्यक्रम क्या है, यानी करिकुलम क्या है, पाठ्य तथा क्रम, दो शब्द है, पाठ्य तथा क्रम। आपका दो शब्द से निर्मित किया गया, यानी पहला आपका शब्द क्या है, आपका है पाठ्य प्लस क्रम, जिसको मिला क्या बनता है, आपका बनता है पाठ्यक्रम। जहां पाठ्य का अर्थ क्या होता है, आपके पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ाने योग्य। पाठ्य का अर्थ आप बोल सकते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पढ़ाने योग्य, तथा क्रम का अर्थ होता है व्यवस्था। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या आप लिखेंगे, पाठ्यक्रम का अर्थ आप लिखेंगे पढ़ने योग्य विषय
वस्तु की व्यवस्था। पाठ्यक्रम जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। जो आपका शैक्षिक उद्देश्य है उसके प्राप्ति का साधन क्या होता है? आपका पाठ्यक्रम होता है। शैक्षिक उद्देश्य ही पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम पाठ्य वितरण मात्र नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत बालक के जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय का वातावरण, विषय, कार्य और अध्ययन भी आते हैं। पाठ्यक्रम छात्र को निश्चित कक्षा स्तर को उत्तीर्ण करने हेतु तथा शिक्षक को शिक्षण के पथ में शिक्षक को शिक्षण में पथ प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है दिशा एवं मार्ग की गति प्रदान करते हैं। यानी कि आप आसान भाषा में से कह सकते हैं पाठ्यक्रम क्या करते हैं? पाठ्यक्रम जो है छात्र को जो निश्चित जो स्तर होता है, शिक्षक का जो स्तर होता है, जो पढ़ाने की शैली होती है, हम किस ढंग से पढ़ाएं, किन किन चीज़ों को पढ़ाना है, किस स्तर के बच्चे को कौन सी चीज़ें देनी है, उन्हें किस ओर आगे बढ़ाना है, उनका दिशा क्या होगा, उनका मार्ग क्या होगा, इन सभी को भी निश्चित करने का कार्य आपके पाठ्यक्रम करते हैं। यानी कि आपका जो डीएलएड का पाठ्यक्रम है इसमें आप क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट ईयर का पाठ्यक्रम का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है। तो इसमें क्या किया, उसको इस ढंग से समाहित किया गया ताकि आप एक बेहतर शिक्षक बन सकें। इसीलिए जो है पाठ्यक्रम को बेहतर एक उद्देश्यपूर्ण जो है दिशा मार्ग प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। यदि हम पाठ्यक्रम की परिभाषा को देखें, पाठ्यक्रम को डिफिनीशन को देखें, तो मुझे यहाँ पर फ्राबेल का एक डिफिनीशन याद आता है जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे। फ्राबेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। फ्राबेल क्या कहते हैं? फ्राबेल के द्वारा पाठ्यक्रम को परिभाषित किया गया है। फ्राबेल जी कहते हैं पाठ्यक्रम को जो है मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। फ्राबेल के बाद एक और हम डिफिनीशन आप सभी को लिखवाते हैं ताकि आप सभी इन दोनों में से कोई एक याद रखिएगा। जब भी आपसे पाठ्यक्रम का डिफिनीशन पूछा जाए तो आप फ्राबेल का डिफिनीशन जो मैंने अभी चर्चा किया, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, इसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो दूसरा डिफिनीशन है जो कनिघम के द्वारा दिया गया है। कनिघम जी कहते हैं पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ यानी कि छात्र को अपने आदर्श में लिखते हैं उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके। ये कितना बेहतर डिफिनीशन कनिघम जी के द्वारा दिया गया। वो कहते हैं पाठ्यक्रम जो है शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे कि वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रित कर सके। यानी कि एक चित्रकार के हाथ में यदि एक ब्रश चला जाए, एक पेन चला जाए, तो क्या करता है, जो उसके सामने जो दीवार होता है या जो कैनवास होता है उस पर अपने मनचाहा ढंग से वो चित्रों का निर्माण करता है। उसी तरह से पाठ्यक्रम जो है क्या होता है, एक ऐसा साधन होता है जो उसके जो पदार्थ होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं, उसका उद्देश्य कहाँ पूरा होता है, विद्यालय में पूरा किया जा सकता है। तो बहुत ही बेहतर डिफिनीशन था जो कनिघम के द्वारा दिया गया है, इसे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा को समझने के बाद आप हेडिंग देंगे, आपको लिखना है कला को शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने के लिए विभिन्न समितियों की अनुशंसा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम इस आज के क्लास में, आज के वीडियो में समझेंगे कि जो कला शिक्षा जो है, तो कला को शिक्षा पाठ्यक्रम में यानी कि एजुकेशन के करिकुलम में, एजुकेशन के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने के लिए विभिन्न समितियां जो है उनकी अनुशंसाएं को हम एक एक समझेंगे। इसमें आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विभिन्न शिक्षा समितियों के द्वारा कला को महत्वपूर्ण स्थान
दिए जाने संबंधी विभिन्न अनुशंसाएं जो है होती रही है, जिनमें से प्रमुख अनुशंसाओं का जो हम आज के वीडियो में आज के क्लास में चर्चा करेंगे। यदि उन अनुशंसाओं की हम बात करें तो उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। विभिन्न समितियों के द्वारा, विभिन्न आपके शिक्षा समितियों के द्वारा कई तरह की अनुशंसाएं होती रही है, जिसमें ये कहा गया है कि कला को जो है, आर्ट को जो है आपके पाठ्यक्रम का, आपके एक का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। उनमें से हम कुछ की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला में आप लिखेंगे, आप एक नंबर 1 लिख सकते हैं, एक में आपको लिखना है माध्यमिक शिक्षा समिति। आप इसमें 1952 इसमें आपको लिखना है माध्यमिक शिक्षा समिति 1952 एंड 53। ये आपको जरूर लिखना है। आप लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा समिति 1952 एंड 53, यानी कि 1952 एंड 53 की रिपोर्ट के अंतर्गत, यानी कि माध्यमिक शिक्षा समिति 1952-53 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों में सृजनात्मक ऊर्जा के विकास एवं सांस्कृतिक विरासत के सम्मान एवं ज्ञान पर जो है अधिक जोर दिया गया था। इस ज्ञान के द्वारा वे आगामी जीवन में उसका प्रयोग कर जीवन यापन करने में सक्षम हो सकते हैं। माध्यमिक शालाओं में कला, क्राफ्ट, संगीत, नृत्य इत्यादि विद्याओं को जो है विषय के रूप में इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। यानी कि जो भी माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, इन सभी विद्याओं को जो है एक विषय के रूप में शामिल किया गया था। इसके पीछे जो है विचारकों का ये उद्देश्य था कि विद्यार्थी हाथ से कार्य करके कोई एक क्राफ्ट में दक्षता हासिल करे, वो श्रम की महत्ता को समझे और आगामी जीवन में आवश्यक हो तो उसे अपनी जीविका का साधन भी बना सके। अपने रचनात्मक कार्य के दरमियान विद्यार्थी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए व्यक्तित्व का विकास भी कर सके। यानी कि माध्यमिक शिक्षा समिति 1952-53 में कहा गया था कि जो भी आपके माध्यम है, यानी कि आर्ट, क्राफ्ट, डांस या फिर संगीत यानी कि म्यूजिक, इन सभी को क्या किया जाए, एक विद्यालय स्तर पर एक पाठ्यक्रम के रूप में इसे शामिल किया जाए। और इसका उद्देश्य भी यही था कि विद्यार्थी जब इन एक्टिविटी में भाग ले, इसमें शामिल हो, तो क्या करे, वो इसमें वो दक्षता हासिल करे, कम से कम किसी एक कला में वो जाने, उस कला को सीखे, ताकि आगामी जीवन में यदि उसकी आवश्यकता हो तो इसे अपनी वो जीविका का साधन भी बना सके। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं कि आप सेकंड में लिखेंगे। सेकंड में आपको लिखना है भारतीय शिक्षा नीति, यानी कि 1964 to 66। आपको लिखना है 1964 to 66 भारतीय शिक्षा नीति। इसमें आप सभी लिखेंगे भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा दृश्य कला एवं प्रदर्शन कलाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सिफारिश दी गई थी। यानी कि भारतीय शिक्षा नीति 1964 एंड 66 में कहा गया था कि जो आपका दृश्य कला है, यानी कि विजुअल आर्ट एंड प्रदर्शन कला, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट, इन दोनों शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की सिफारिश की गई है। कला शिक्षण को जो है श्रेय न दिए जाने से होने वाली क्षति के कारण, यानी कि नुकसान के कारण नैतिक मूल्यों के हनन और सौंदर्य बोध में होने वाले ह्रास को भी इस कमीशन ने इंगित किया है। यानी कि जो आपकी भारतीय शिक्षा नीति थी 1964, आप ये 4 लिखा हुआ है, 1964 एंड 66 में ये कहा गया है कि यदि हम विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मेंस आर्ट को का प्रशिक्षण जो है शिक्षकों को नहीं देते हैं तो इसका क्या नुकसान है, नैतिक मूल्यों का क्या हनन हो रहा है, इन सब के बारे में भी इस कमीशन ने ध्यान इंगित किया है, ध्यान दिलाया है। भारत शासन से भी इस क्षेत्र में कमेटी गठन करने का भी अनुरोध किया गया, जो कि तत्कालीन कला शिक्षण के विस्तार एवं प्रगति के लिए सुझाव एवं संभावनाओं को तलाश कर व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करें। देश के अलग अलग स्थानों पर स्थानीय सहभागिता द्वारा बाल भवन खोले जाने की भी अनुशंसा
इस समिति के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर भी कला विभाग एवं शोध कार्य को बढ़ावा देना भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। यानी कि जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालय स्तर पर कला विभाग, हर जगह क्या होना चाहिए, आर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक महाविद्यालय में एक कला विभाग यानी कि आर्ट डिपार्टमेंट एवं इस क्षेत्र में शोध कार्य यानी कि रिसर्च कार्य को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा जो है NCERT पाठ्यक्रम परिचर्या 1975 यानी 1975 में कोठारी कमीशन की अनुशंसा के अनुरूप कला शिक्षा को सृजनात्मक गतिविधियों, देखिए 1980 में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, 1988 में कला एवं सृजनात्मकता के नाम से प्रस्तावित किया गया था। इन सभी में विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, उत्सुकता, खोज, सृजन एवं सौंदर्य बोध को विकसित करना ही मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, उत्सुकता, खोज, सृजन एवं सौंदर्य बोध को विकसित किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। अब नंबर 3 में लिखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आपको लिखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा बालकों द्वारा देश में अलग अलग स्थानों की संस्कृतियों और रहन सहन की विस्तृत जानकारी के महत्व के बारे में जानने के लिए भी अनुशंसा की गई थी। यानी कि आप कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या किया गया था? इसमें जो भी जगह की संस्कृति है, जो भी देश की अलग अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है, उसका जो रहन सहन है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी एवं उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। यशपाल समिति 1986 की राष्ट्रीय नीति की अनुशंसाओं को ही आधार मानकर विद्यार्थियों को पूर्व प्राथमिक स्तर से ही संस्कृति और शिक्षा का सामंजस्य करते हुए व्यक्तित्व विकास एवं विद्यार्थियों में अंतर्निहित विशेषताओं को उजागर करने पर जोर दिया गया था। इस समिति ने पूर्व प्राथमिक स्तर से सभी उच्च स्तरीय शिक्षा में सभी प्रादेशिक संस्कृतियों की जानकारी एवं आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान, समुदायों का पूर्ण मनोयोग से सहभागिता, शिक्षकों को प्रोत्साहन, युवाओं का सांस्कृतिक सरोकार में योगदान, पाठ्यक्रम में परिष्कार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई थी। यानी कि हमने यहाँ क्या समझा? हमने समझा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या किया गया था? देश के जितने भी विद्यालय हैं जो कि अलग अलग जगहों पर आते हैं, उन सब की जो संस्कृतियाँ हैं, उन सब की जो विरासत है, उसे भी आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल किया गया था और शामिल करने पर भी इसे जोर दिया गया था। इसके बाद आपका चौथा है, चौथे में हम जानेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि 2005। ये सबसे लेटेस्ट आपका है, इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण, जो कि 2005 में भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण परिचर्चा के अंतर्गत कला शिक्षा के विषय में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अनुशंसाएं की गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 था, इसमें भी जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो अनुशंसाएं की गई है। आप इसमें क्या करेंगे? आप इसको भी सेक्शन में बांट देंगे, आप 1 में लिखेंगे। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की जो अनुशंसाएं की गई है, इसे भी हम लोग 3 भाग में बांट कर लिखेंगे। यानी कि आप नंबर दे देंगे 1, 2 एवं 3। यानी कि हम समझेंगे कि वो 3 रूप कौन कौन से है, कैसे इसे परिभाषित किया गया, कैसे इसे बांटा गया है। इसमें आप कहते हैं कि पहला में लिखेंगे आप, यानी कि 1 में आप सभी को लिखना है अध्यापकों द्वारा विद्यालय में
पढ़ाए जाने वाले अन्य विषय को कला का सहारा लेकर रोचक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी को भी क्लास में बताया था और हमेशा मैं चर्चा भी करता हूँ कि आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उन सभी विषयों में कला को समाहित करके, कला को सम्मिलित करके पढ़ाएं, जिससे कि क्या हो, आपके बाकी विषय में भी रोचकता उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। जैसा कि हम यहाँ भी देख रहे हैं, आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 में भी ये कहा गया है कि अध्यापकों को या शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों को भी उस विषय में कला का सहारा लेकर यदि हम पढ़ाएंगे तो विषय में क्या होगी, रोचकता उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद आप सेकंड में लिखेंगे, यानी कि दूसरे नंबर आपको लिखना है, प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 10 तक यानी कि 1 से लेकर 10वीं तक कला को जो है अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 में कहा गया है कि क्या करना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक जो भी आपका विद्यालय होता है 1 से लेकर 10 तक के क्लास में जो है कला को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कई सारे बोर्डों में पढ़ाया भी जाता है जिसमें CBSE आपका प्रमुख है। कला शिक्षा को जो है यांत्रिकी उपकरणों सहित अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और शोध एवं प्रशिक्षण की भी अधिक से अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे तीसरे नंबर पर, 3 में आपको लिखना है कि कला की अलग अलग विद्याओं के लिए अलग अलग शिक्षक होने चाहिए। यानी कला की जितनी विद्याएं हैं, चाहे वो कला की कितनी विद्या है आप सभी को पता है, संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला और ड्रामा, तो जितनी भी विद्याएं हैं कला की, उन सभी विद्याओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में, महाविद्यालय में क्या होना चाहिए, अलग अलग शिक्षक होने चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि आर्ट पढ़ाना है, कला पढ़ाना है तो उसके लिए अलग शिक्षक हैं। यदि आपको डांस पढ़ाना है तो डांस के लिए अलग शिक्षक, और यदि आपको म्यूजिक पढ़ाना है तो म्यूजिक के लिए भी अलग शिक्षक। यानी कि जितने भी पाठ्यक्रम हैं उन सभी के लिए अलग अलग शिक्षक होने चाहिए। यहाँ पर आर्ट या फिर आप पेंटिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्ट में क्या होता है, कला में वो सभी कलाएं आ जाती है, इसलिए इसको हम पेंटिंग से निरूपित करेंगे। यानी पेंटिंग पढ़ाना हो, डांस पढ़ाना हो, म्यूजिक पढ़ाना हो, कोई भी कला पढ़ाना हो, या फिर आप इसमें ड्रामा भी लिख सकते हैं, ड्रामा पढ़ाना। तो जितनी भी ये कलाएं हैं सभी कलाओं को पढ़ाने के लिए क्या होने चाहिए, अलग अलग शिक्षक होने चाहिए। ये किसकी नीति है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 में ऐसा कहा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर इस वीडियो के लास्ट में एक यूनेस्को की रिपोर्ट की भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूनेस्को की रिपोर्ट जो कि सन 2000 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि स्कूली शिक्षा के लिए अनिवार्य विषय बनाने में भी इसका प्रस्ताव दिया गया था। उसके अनुसार कला शिक्षण द्वारा सृजनात्मकता एवं सांस्कृतिक शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण का विकास संभव हो पाता है। यानी कि यूनेस्को की रिपोर्ट 2000 में कहा गया है कि कला शिक्षा के द्वारा, कला शिक्षण के द्वारा बच्चों में क्या होता है, सृजनात्मकता एवं सांस्कृतिक शांतिपूर्ण एवं सौहार्दमय वातावरण का विकास संभव हो पाता है। अन्य विषय को सीखने में भी कलात्मक गतिविधियां सहयोगी होती है। विद्यार्थी जो होते हैं आक्रोश एवं उद्दंड से दूर होकर सृजनशील और ज्ञानवान व्यक्तित्व का धनी हो जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, जब आप विद्यार्थी को कला सिखाएंगे, कला में उन्हें सम्मिलित कर लेंगे तो क्या करेंगे, उनका आक्रोश, उनका उद्धतपन जो होता है वो सभी दूर होकर के वो सृजनशील और ज्ञानवान व्यक्तित्व के धनी हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो है लिस्बन में 2006 ईस्वी में यूनेस्को की एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत रोड मैप फॉर आर्ट एजुकेशन, जिसे कहा गया था रोड मैप फॉर आर्ट एजुकेशन, इसे भी आप नोट आउट कर सकते हैं, रोड मैप फॉर आर्ट एजुकेशन 2006 से 10, इसमें आप ऐड कर सकते हैं 2006 से 2010। इसे भी जो क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसमें एक मीटिंग हुई थी यूनेस्को के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत रोड मैप फॉर आर्ट एजुकेशन 2006-10 में हुई मीटिंग में विद्यार्थी की
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्वालिटी शिक्षा के लिए कला शिक्षा को विशेष आधार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी कि जो मीटिंग हुई थी इसमें रोड मैप फॉर आर्ट एजुकेशन 2006-2010 में ये भी शामिल किया गया था कि शिक्षा के लिए कला शिक्षा को विशेष आधार के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आज के क्लास में हम बात कर रहे थे आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 1 से प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या से कला समय की शिक्षा का जुड़ाव, जिसमें हमने करिकुलम के बारे में जाना, सिलेबस के बारे में जाना और इसके अंतर्गत कला को शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने के लिए विभिन्न समितियों की जो अनुशंसाएं हैं उसके बारे में हमने बात किया। हमने किस किस के बारे में जाना, हमने समितियों में माध्यमिक शिक्षा समिति 1952 एंड 53 के बारे में जाना। इसके उपरांत भारतीय शिक्षा नीति 1964 एंड 66 के अंतर्गत NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमने बात किया। उसके उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात किया। देन आफ्टर उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 और लास्ट अंतिम में यूनेस्को की रिपोर्ट 2000 जिसमें भी रोड मैप फॉर आर्ट एजुकेशन 2006-10 में जो मीटिंग में जो कही गई थी उसके बारे में हमने आज के क्लास में जाना, आज के वीडियो में जाना। हम अगले वीडियो में जानेंगे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए कला शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए जो है कला शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।